हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे बहुत सारा एंजॉय। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का पॉइंट फिर से वही है, एलपीजी गैस, जो कि इंडिया की आवाम के लिए एक बड़ा मसला बन चुका हुआ है इस टाइम में। वैसे पहले भी ये मसला था, अब तो काफी ज्यादा बन गया है अच्छा, जंग की ये वजह इस से। वॉर से पहले भी ऑलरेडी भी ऑलरेडी LPG का भी मसला था। मतलब पता नहीं क्या है कि ये ना एलपीजी उधर सस्ती हो ही नहीं रही इंडिया में। क्योंकि इनको टोटली जो मैं- मैं- import ये- बाहर मेरा ख्याल में बाहर से ऐसे करना पड़ता ऐसे ही ना। है। ऐसे ही है ना। अक्सर मैंने देखा है कि कोई प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम यार ना मिलने वाला अक्सर बात है ना। अक्सर क्राइसिस आया हुआ कि मिल नहीं रहा। सारा अक्सर प्रोग्रामों में ना मैं देख रहा हूँ कि एलपीजी पे बड़ा इनका ना अच्छा, ये प्रोग्राम वॉर होते से हैं। पहले की बात भी आप हाँ, कर रहे हैं। वॉर से पहले भी पहले तो इनके पास क्राइसिस आया ही नहीं। नहीं, वो मैं कह रहे क्राइसिस हैं वो नहीं कह कह रहे रहा, हैं कि गैस का मैं होता है गैस issue। के ना इनके मतलब शॉर्टेज रहती इनकी है। शॉर्टेज थोड़ी बहुत रहती है। रहती थी रेट के ऊपर। यार, अक्सर expensive भी रहती है। मैंने अक्सर प्रोग्राम देखे हैं इनके। हाँ, अगर देखिए तो वो बात सही। अच्छा, पहले आ जाओ, हम वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है? चले लगाए। सिलेंडर का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है और फिलहाल में गैस की सप्लाई समय से ना मिल पाने के कारण और भारत में दिन पर दिन बढ़ती घरेलू डिमांड के कारण गैस सिलेंडर मिलना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि गैस एजेंसियों पर लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ रहा है, यह संकट वैसे वैसे एक विशाल रूप लेता जा रहा है। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने गैस सप्लाई होने वाले जिस रास्ते को ब्लॉक किया है, उस रास्ते के इतनी जल्दी खुलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में एलपीजी की सप्लाई और भी ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या दुनिया भर के लगभग उन सभी देशों में फैल चुकी है जो देश खुद एलपीजी गैस का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत भी तमाशा देख रहा है या फिर कोई नया उपाय निकाल रहा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत चुपचाप तमाशा नहीं देख रहा है, बल्कि बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि एलपीजी क्राइसिस को देखते हुए भारत ने एक नया पॉसिबल अल्टरनेटिव खोज निकाला है जो एलपीजी की जरूरत को ही खत्म कर देगा। यहां बात हो रही है इथेनॉल की, जिसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इथेनॉल एलपीजी की जरूरत को कम कैसे करेगा, इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत ने आपदा में अवसर खोज निकाला है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में मौजूद यह पतला रास्ता स्टेट ऑफ हार्मुज है, जिसे इस समय ईरान ने बंद कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आयात बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर इसकी हाय तौबा नहीं हो रही है, लेकिन एलपीजी सिलेंडरों को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। इसे समझने के लिए पहले भारत की तेल जरूरतों को समझना जरूरी है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है। इस आयात का लगभग आधा हिस्सा उसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले इसी रास्ते से भारत को रोजाना औसतन 25 से 27 लाख बैरल कच्चा तेल मिल रहा था। ऐसे में यह रास्ता बाधित होने पर बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से स्थिति उतनी खराब नहीं हुई। पहली वजह रूस से आने वाला तेल है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस से खरीद में उतार चढ़ाव जरूर आया, लेकिन इसके बावजूद भारत औसतन करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीद रहा था। बाद में अमेरिका की तरफ से 30 दिनों की छूट मिलने के बाद भारत ने रूस से खरीद बढ़ा दी और यह मात्रा बढ़कर करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। हालांकि रूसी तेल अब पहले जितना सस्ता नहीं है और इससे खाड़ी देशों से आने वाले तेल की पूरी भरपाई भी नहीं होगी, फिर भी इससे कुछ राहत मिली है। दूसरी वजह यह है कि भारत ने पिछले वर्षों में तेल आयात के स्रोत बढ़ाए हैं। देखा जाए तो 2006 और 7 में जहां भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 40 देशों तक पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक युद्ध से पहले भी भारत के आयात का करीब 55% हिस्सा हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से आ रहा था, जो अब बढ़कर करीब 70% हो गया है। इसके अलावा भारत कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाने में भी दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। रिफाइनिंग क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। ग्लोबल रियल टाइम डेटा प्रोवाइडर केपलर के लीड
एनालिस्ट रिफाइनिंग एंड सप्लाई सुमित रितोलिया के मुताबिक भारत रिफाइंड प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर भी है और 2025 में करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइंड प्रोडक्ट्स का निर्यात किया गया था। यानी कच्चे तेल के मामले में भारत के पास कुछ विकल्प मौजूद हैं, लेकिन एलपीजी यानी घरेलू गैस के मामले में स्थिति अलग है। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। देश में हर महीने करीब 30 लाख टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से केवल मुश्किल से 40 से 45% हिस्सा ही देश में उत्पादन होता है, जबकि 55 से 60% एलपीजी आयात करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत जो एलपीजी आयात करता है उसका कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लगभग 85 से 90% हिस्सा होर्मुज के रास्ते ही आता रहा है। ऐसे में जब यही रास्ता बाधित हुआ तो एलपीजी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने 9 मार्च को ESMA के तहत आदेश जारी कर रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने को कहा। सरकार का कहना है कि इसके बाद उत्पादन में करीब 29% बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार इससे भी पूरी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। केपीएलआर के सुमित रितोलिया के मुताबिक उत्पादन बढ़ने के बाद भी देश में एलपीजी की सप्लाई कुल मांग के करीब 50% तक ही पहुंच पाएगी। पश्चिम एशिया के अलावा दूसरे क्षेत्रों से एलपीजी मंगाई जा सकती है, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगता है। एक और बड़ी वजह यह है कि भारत के पास एलपीजी का रणनीतिक भंडार नहीं है, जबकि कच्चे तेल के मामले में ऐसी व्यवस्था मौजूद है। मैंगलोर, पादुर और विशाखापत्तनम के रणनीतिक और कमर्शियल भंडार को मिलाकर देश के पास करीब 10 करोड़ बैरल अतिरिक्त पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। लेकिन एलपीजी के मामले में स्थिति अलग है। देश में एलपीजी का भंडार मासिक खपत के आधे से भी कम है। भारत में मैंगलुरु और विशाखापत्तनम में ही एलपीजी के 2 भूमिगत भंडार हैं और इनकी कुल क्षमता करीब 1.4 लाख टन है। यह मात्रा इतनी कम है कि इससे देश की जरूरतें 2 दिन भी मुश्किल से पूरी हो सकती हैं। यानी साफ है कि एलपीजी की सप्लाई लगभग पूरी तरह लगातार उत्पादन और आयात पर निर्भर है। यही वजह है कि होर्मुज में पैदा हुए संकट का असर पेट्रोल डीजल से ज्यादा एलपीजी पर दिखाई दे रहा है। अब एलपीजी का संकट इतनी जल्दी तो दूर हो नहीं सकता, इसलिए भारत ने इसके अल्टरनेटिव पर एक नया उपाय खोज निकाला है। यहां बात हो रही है इथेनॉल की एलपीजी का एक उभरता हुआ विकल्प है। पहला पहलू यह समझना जरूरी है कि इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का, चावल या अन्य स्टार्च वाली फसलों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल की तरह जलाया जा सकता है और विशेष इथेनॉल स्टोव में यह एलपीजी की तरह खाना पकाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत में पहले से ऐसे स्टोव पर रिसर्च हो चुकी है जिनमें 50% इथेनॉल पानी मिश्रण से भी खाना पकाया जा सकता है और इसकी लौ एलपीजी जैसी ही नियंत्रित रहती है। आज भारत को घरेलू एलपीजी की भारी जरूरत पड़ती है और लगभग 2/3 एलपीजी आयात करता है, जहां कुल खपत लगभग 33 मिलियन टन सालाना है। इसलिए नीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इथेनॉल को घरेलू कुकिंग फ्यूल के रूप में अनुमति दी जाए और उज्ज्वला जैसी योजनाओं में शामिल किया जाए तो एलपीजी पर निर्भरता काफी कम की जा सकती है। दूसरा बड़ा पहलू है भारत में इथेनॉल उत्पादन। पिछले 10 सालों में भारत का इथेनॉल सेक्टर तेजी से बढ़ा है। 2014 में जहां उत्पादन सिर्फ 38 करोड़ लीटर था, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 660 करोड़ लीटर से अधिक हो चुका है। साथ ही देश की कुल उत्पादन क्षमता करीब 1800 से 2000 करोड़ लीटर के आसपास पहुंच चुकी है, क्योंकि सरकार ने गन्ना, मक्का और यहां तक कि अतिरिक्त चावल को भी इथेनॉल उत्पादन में लगाने की अनुमति दे दी है। अभी तक इस इथेनॉल का मुख्य उपयोग पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जा रहा है और भारत 2025 के आसपास 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 का लक्ष्य लगभग हासिल कर चुका है। इस कार्यक्रम से भारत को विदेशी तेल आयात में कमी, किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरणीय लाभ भी मिला है। तीसरा पहलू है एलपीजी संकट और भविष्य की योजना। हाल ही में मध्य पूर्व में ऊर्जा सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए आपात कदम उठाने पड़े। इसी वजह से नीति विशेषज्ञ अब यह सुझाव दे रहे हैं कि आने वाले समय में इथेनॉल को घरेलू कुकिंग फ्यूल के विकल्प के रूप में बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। इसके लिए 3 मुख्य कदम बताए जा रहे हैं। पहला, इथेनॉल को आधिकारिक रूप से घरेलू कुकिंग फ्यूल घोषित करना। दूसरा,
राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाना और तीसरा तेल कंपनियों के वितरण नेटवर्क से इसकी सप्लाई करना। अगर यह मॉडल सफल होता है तो भारत एलपीजी आयात पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए बचा सकता है और साथ ही किसानों से पैदा होने वाले कृषि आधारित ईंधन को सीधे घरेलू ऊर्जा में बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलपीजी सप्लाई में संकट आए या फिर कोई और वैश्विक आपदा आए, भारत को कुकिंग गैस के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि एलपीजी की जगह एथेनॉल लाने में भारत को सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जी इमरान भाई, आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? इथेनॉल के ऊपर क्या राय है आपकी? जैसे वे कह रहे हैं कि इनको करना चाहिए, जैसे चावल, मकई और गन्ने से। यार कुछ भी है यार, आपकी काश्तकारी से इथेनॉल जो कि बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको फिर पेट्रोल में ऐड करके वो आपकी घरेलू कुकिंग में जाके यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ कि भारत चौथे नंबर पे है दुनिया में रिफाइनरी के मामले में, ऑयल रिफाइनरी के मामले में है, ठीक है। रिफाइनरी का मतलब क्या होता है पता है कुछ कि नहीं? लफ्ज़ आप मेरे ख्याल रेफाइनरी होता है। अच्छा, जो भी होता है आपको नॉलेज है इसका कि नहीं? कच्चा तेल जब आता है ना, कच्चा तेल जब बाय किया जाता है, जब दूसरे मुल्कों से किया जाता है, उसको कच्चे तेल को ही बाय किया जाता है। बिल्कुल। इससे आगे आपने यानी कि उसको सेपरेटली कर लिया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल, उसकी क्वालिटी को सेट किया जाता है, हर चीज़ खुद अपने अंडर ला के किया जाता है। बिल्कुल। और ये ज़्यादातर कहते हैं रूस से लेते हैं। हाँ, टोटली। लेकिन सबसे ज्यादा मसला उनका एलपीजी गैस का है। वही एलपीजी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि देखिए ना, पाकिस्तान में हमारी तो टोटली अंडरग्राउंड लाइन बिछी हुई है गैस के, लेकिन वहाँ पे तो ये चक्कर नहीं ना होगा। अच्छा, उन्होंने बताया उनका 85 से 90% जो है वो उसी रास्ते से आता है जो रास्ता वो क्राइसिस में आया हुआ है ना। हाँ, तो अब जहाँ पे 85 to 90% उनकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह वो रुक गई हुई है, तो उनको क्राइसिस तो खुद ही आएंगे वहाँ पर। मैं कल ना एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर ये 1 महीना जंग रही ना, 1 महीना, तो समझने कि 1 साल का आपको डिफरेंस पड़ जाएगा। यार वो तो बाद में मैं हैरान हो रहा हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है ना 1.5 अरब करोड़, 150 करोड़ लोग है ना। बिल्कुल। तो हर घर में चूल्हा तो जलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं सोच कि यार अंडरलाइन पाइप नहीं है, कोई लाइन नहीं है, टोटली जो है बाहर से बाय करना है लोगों ने, तो अपने घरों में जाकर कुकिंग करनी है ना। टोटली नहीं बाय करते। हाँ। कुछ क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ उधर से भी मतलब ये बना रहे हैं। ओ भाईजान, मैं उनके मुल्क की बात कर रहा हूँ भाईजान, कि उनके पास ओ भाई मीटर्स वाला सिस्टम तो नहीं है। नहीं, उधर नहीं है। एलपीजी टोटल जाके सिलेंडर ही बाय करवा के भरवाना के रखना है ना घर में कुकिंग के लिए। 150 अरब लोगों ने वही काम करना है। उधर वो दूसरे गैस वाला सिस्टम नहीं है ना, इस चीज को फेस करते होंगे। तो फिर सारा सिस्टम तो उनका एलपीजी गैस पे सिलेंडर्स वगैरह पे ही है। अब वही 85 to 90% उनका रुक गया है, तो उनका खुद ही वहाँ पे बहरान तो होगा ना। कैसे नजारा? और इतनी खाना वगैरह तो पकाना हर घर की जरूरत है, घर में 3 टाइम चूल्हा तो चलना है ना। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा मसला बन रहा है ना। कैच करने के लिए जो इथियम है ना, हाँ, इथेनॉल वाला उन्होंने जो किया है, जो इनका प्रोजेक्ट है वो सक्सेस पे जा सकता है, क्योंकि ये टाइम है कैच करने का, भी लोगों को जरूरत है। ठीक है, जो नहीं भी चाहेगा ना वो भी इसको यूज कर सकता है। अच्छा, वो इथेनॉल में पेट्रोल को ऐड करके तो फिर वो गैस बट मे भी इसमें थोड़ा बहुत डेंजर हो, पेट्रोल ऐड किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला एथेनॉल में पेट्रोल को ऐड करके तो वो गैस जो है वो उस पे आप खाना पका सकते हैं। तो उसकी मकदार को कम कर दिया जाएगा। लाइट यार ऐसा ही है, गैस है, ये लाइट है ऑयल की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट आएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।